हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। यह टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड करीब 400 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पिछला लेक्चर जो था इसी पे आधारित था और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरी तरह से कवर किया था, पूरी डिस्कशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपया उपभोग व्यय और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि समिति ने प्रतिदिन 32 रुपया उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्र में और 47 रुपया प्रतिदिन उपभोग व्यय जो है शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा को निर्धारण किसने किया था। इसका जो सही जवाब होगा, देखिए, सी रंगराजन समिति ने किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रंगराजन समिति के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा के निर्धारण में अलग अलग उपभोग व्यय को जो है लिया गया है। समिति के अनुसार अगर बात करें तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपया और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग के लिए 47 रुपया जो है गरीबी रेखा को निर्धारित करता है। रंगराजन समिति के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती थी, जबकि 2011-12 के लिए जो तेंदुलकर समिति था इसका अनुमान कितना था, 21.9% गरीबी का मतलब कि जो है इनका अनुमान था तेंदुलकर समिति का। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना किससे संबंधित है। तो सक्षम परियोजना देखिए नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को 28 दिसंबर 2016 को अपनी स्वीकृति दी। परियोजना के कुल लागत 2256 करोड़ रुपए है, जबकि अवधि 7 वर्ष है। परियोजना जो है, यह परियोजना वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में सहायता और कस्टम विभाग की व्यापार के सुगमीकरण के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस यानी स्विफ्ट का जो है विस्तारित करने में सहायता हेतु लाई गई है। 18 नंबर है, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। दूसरा है, एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ की है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर दोनों स्टेटमेंट आप गौर से देखिएगा तो जो इसमें मतलब जो बातें कही गई है दोनों स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट राइट, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। रुपे कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा जो है मार्च 2012 में प्रारंभ स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसका नाम दो शब्दों रुपया और पेमेंट से मिलाकर रखा गया है। इसे बहुराष्ट्रीय वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड की तरह जो है प्रयोग किया जाता है। 8 मई 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड रुपे राष्ट्र को जो है समर्पित किया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2008 में स्थापित एक निगम है, जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए मातृ संस्था के रूप में जो है कल्पित किया गया है। यह देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है। यहां पे 3 प्रयोजन जो है इंडिकेट किया गया। पहला है लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। तो बताइए लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का जो प्रयोजन था पहला, इसमें जो दिया गया है कि लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, क्या यह सही है। तो देखिए यह बिल्कुल सही है। दूसरा है लघु और सीमांत कृषकों को जो है ऋण की पूर्ति करना, तो यह भी सही है। तीसरा है युवा
उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखिए, वित्तीय समावेशन को देश भर में फैलाने के लिए निजी क्षेत्र में छोटे वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना की जो है घोषणा किसने किया था? तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 में केंद्रीय बजट में। और इन बैंकों की स्थापना के लिए अंतिम दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक 27 नवंबर 2014 को जो है जारी किया। लघु वित्त बैंकों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, जनसंख्या के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त वर्ग के लिए बचत के साधनों का प्रावधान करना, लघु कारोबारी इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, माइक्रो और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र के अन्य संस्थाओं को जो है उच्च प्रौद्योगिकी, कम लागत परिचालनों के माध्यम से जो है ऋण की आपूर्ति कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जिसे कहते हैं, इनको क्रियान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की संभावना जो है सर्वाधिक संभाव्यता है? इसमें जो आपका यूपीआई के बारे में पूछा गया, जो सही जवाब है आपको बताना है कि जो मतलब यूपीआई को क्रियान्वित करने से जो सर्वाधिक संभाव्यता है वो किसका है? पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी जो सर्वाधिक संभाव्यता है वो ए ऑप्शन में है। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देख लेते हैं इसके बारे में, यूपीआई के बारे में। देखिए, यूपीआई यानी एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ, यह जो है एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे आरबीआई विनियमित इकाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसे एनपीसीआई कहते हैं, इसने विकसित किया है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, इसकी जो यह अवसंरचना है इस पे आधारित है जो यूपीआई है, और किन्हीं दो पक्षों के बैंक खातों के बीच पैसों के तुरंत लेन देन को जो है जो स्मार्टफोन है इनके माध्यम से संपन्न कराया जाता है। और यह ग्राहक को एक बैंक खाते से विभिन्न व्यापारियों को ऑनलाइन या मतलब कि ऑनलाइन भुगतान की जो सुविधा है प्रदान करता है। वह जो है वह भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड के जो भुगतान किया जाता है मोबाइल के द्वारा, वो बिना क्रेडिट कार्ड के जो है भुगतान आप कर सकते हैं। आईएफएससी कोड या नेट बैंकिंग वाले जो पासवर्ड की परेशानी है, यूपीआई का मुख्य लाभ लेन देन करना है और सरल आसान बनाना है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें जो आईएफएससी कोड या नेट बैंकिंग वॉलेट जो पासवर्ड की परेशानी है इनसे निजात मिल जाएगा, और इसे बैंक खातों से लिंक करने के बाद वॉलेट की तरह आप जो है टॉपअप किए बिना निर्बाध भुगतान कर सकते हैं। वॉलेट में पैसे हैं या नहीं इसकी चिंता किए बिना सीधे बैंक जो है स्थानांतरण के लिए यूपीआई का प्रयोग करना आसान होता है। तो यूपीआई का जो इंपॉर्टेंस है आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसके संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए, बताना है कि कौन सा कथन जो है एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत सही है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है कि यह आरबीआई की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा है यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल होता है और प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। और तीसरा है यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें जो सही है ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके संबंध में जो पहला कथन है कि यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों का जो है निर्धारण करती है, बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति समिति सरकार के द्वारा मौद्रिक नीतिगत दरों जैसे रेपो, रिवर्स रेपो आदि के निर्माण और समीक्षा के लिए जो है गठित 6 सदस्यीय समिति है, जिसे वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा संशोधित आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 जेड के तहत वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया है। इस समिति में रिजर्व बैंक के गवर्नर अध्यक्ष के रूप में सहित 3 प्रतिनिधि और सरकार के द्वारा नामित 3 प्रतिनिधियों का जो है इसमें प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में इसमें 6 सदस्य हैं। यह 6 सदस्यीय समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास अध्यक्ष के अलावा
यानी ये अध्यक्ष के रूप में रहेंगे आरबीआई के गवर्नर। और इनके अलावा उप गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, डॉक्टर मृदुल के सागर, प्रोफेसर जे आर वर्मा, डॉक्टर आसिमा गोयल एवं डॉक्टर शशांक भिंडे सदस्य के रूप में मनोनीत है। समिति के सरकार के प्रतिनिधि सदस्यों का जो कार्यकाल होगा 4 वर्ष का होगा, और समिति की बैठक जो होगा साल में कम से कम 4 बार इसमें जो है आयोजित होने का जो है प्रावधान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा में जो है तब्दील हो गया? तो 1 जून 1964 से। 1957 में भारत में जो मुद्रा की दशमलव प्रणाली था प्रचलन में था। 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया। 1964 में नया पैसा में से नया शब्द को हटाकर अब इसे पैसा कहा गया। मुद्रा की दशमलव प्रणाली का जो प्रचलन था, यानी दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से जो है अब पैसा में तब्दील हो गया। 23 सेम क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1957 में। और क्वेश्चन नंबर 24 है, कभी कभी समाचार में आने वाला बिटकॉइन के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है? तो देखिए, बिटकॉइन तत्कालीन जो करंट अफेयर था जिस समय यह प्रचलन में था, उस समय प्रत्येक एग्जामों में इस मतलब कि बिटकॉइन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत ज्यादा उस समय का ये टॉपिक जो था यानी जो करंट अफेयर था बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। तो ध्यान में रखिएगा, बिटकॉइन में जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है। इसमें 3 स्टेटमेंट है जो आपको बताना है कि बिटकॉइन के संदर्भ में जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, बिटकॉइन की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा रखी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिटकॉइन के पत्ते वाला कोई भी व्यक्ति जो है बिटकॉइन के अदर पत्ते वाला व्यक्ति को जो है बिटकॉइन भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। यानी बिटकॉइन के जो पत्ते वाले कोई भी व्यक्ति हैं, बिटकॉइन के पत्ते वाला किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उनसे प्राप्त कर सकता है। दूसरा सही है। तीसरा भी सही है, ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरह की पहचान जाने बिना जो है की जा सकती है। यानी इसमें पहचान शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप बिना पहचान बताए भी जो है मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिटकॉइन देखिए एक क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी है। इसका विकास सातोशी नाकामोतो छद्म नामक प्रोग्रामर के द्वारा जो है किया गया था। यह एक ब्लॉकचेन आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। यह केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण से परे होता है। यह एक पीयर टू पीयर प्रणाली है जिसमें बिटकॉइन के पत्ते वाला 2 व्यक्ति एक दूसरे से बिटकॉइन का जो है लेन देन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं के द्वारा बिना किसी मध्यस्थ एवं बिना किसी पहचान को उजागर किए बिना लेन देन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, आपको बताना है इसमें मतलब कि जो बैंक दिए गए इनको सही ऐतिहासिक क्रम में जो है एडजस्ट करना है। तो देखिए, इसमें जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। अग्रणी बैंक योजना है, इसका स्थापना 1969 में। नाबार्ड का बताइए कब हुआ था? 1982। और भारतीय स्टेट बैंक का 1975 में। तो इस तरह से अगर इनको एडजस्ट करें ऐतिहासिक क्रम के अनुसार तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना वर्ष 1955 है, अग्रणी बैंक योजना 1969 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 और नाबार्ड 1982। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल है। तो M3 में जो शामिल है वह है जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा है टाइम डिपॉजिट। ये तीनों जो है M3 यानी व्यापक धन में जो है शामिल है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी कर लेते हैं। आरबीआई के द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यवाही समूह के द्वारा वर्ष 1977 में प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने मुद्रा पूर्ति के संबंध में 4 समुच्चय M1, M2, M3 स्वीकार किए। M3 को व्यापक या स्थूल मुद्रा भी कहते हैं। M3 में जो शामिल घटक हैं वह जनता के पास करेंसी या मुद्रा, बैंकों के पास जमा मांग मतलब मांग जमा, और आरबीआई के पास अन्य जमा, बैंकों के पास सावधि या जो है
समय जमा, ये जो है M3 में शामिल है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है, बताइए। देखिए इसमें जो सही जवाब होगा, जो सुलभ मुद्रा बनती है, तो पहला जो दिया गया जनता के पास करेंसी, यह बिल्कुल सही है। बैंकों की मांग जमा राशि, यह भी सही है। और इसमें जो चौथा दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, यानी पहला, दूसरा और चौथा, तो जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है उसके अनुसार डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सुलभ मुद्रा से तात्पर्य जो है तरल मुद्रा से है, और इसके अंतर्गत जनता के पास उपलब्ध करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं, भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियां जो है आती हैं। बैंकों में सावधि जमा इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करिए और इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में जो है सही अनुक्रम क्या होगा आपको बताना है। तो पहला देखिए इसमें जो आएगा करेंसी आएगा, यानी 4 1 3 2, तो करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा, फिर आपका बैंकों के पास बचत जमा, फिर बैंकों के पास सावधि जमा आएगा। तरलता के अनुसार परिसंपत्तियों का जो घटता क्रम है, करेंसी है सर्वाधिक तरल है, बैंकों के पास मांग जमा है, बैंकों के पास बचत जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा है। इसमें जो 29 नंबर है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि जो होता है इसके साथ साथ बढ़ता है, यानी बी ऑप्शन आपका, यानी मनी मल्टीप्लायर के संदर्भ में यानी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा गुणक है इसके साथ साथ बढ़ता है जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी जो मल्टीप्लायर है उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। यह बैंकों के द्वारा अपनी जमाओं के आधार पर ऋण सृजन की क्षमता को बताता है। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों के द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। दूसरी ओर आरक्षित नकदी अनुपात CRR या सांविधिक नगदी अनुपात SLR, इसमें वृद्धि से बैंकों के ऋण सृजन क्षमता में जो है कम होने से मुद्रा गुणक में कमी आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि है, इनमें अगर वृद्धि होती है तो बैंकिंग जमाओं में वृद्धि होगा, बैंकिंग जमाओं में वृद्धि होगा तो बैंकों के द्वारा जो है अधिक ऋण का सृजन किया जाएगा, और अधिक ऋण का सृजन होगा तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी और मुद्रा गुणक में भी साथ में वृद्धि होगा। इस तरह से डायग्राम को आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया गया है। तो देखिए मुद्रा जो इस मुद्रा गुणक है इसमें जो बी ऑप्शन है बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा जो है इस रूप में जो है इसको परिभाषित किया गया। देख लेते हैं। भारत में मुद्रा गुणक को बृहद या स्थूल मुद्रा जिसे M3 कहते हैं आरक्षित मुद्रा के अनुपात के रूप में मापते हैं। यदि मुद्रा गुणक K है तो K बराबर M3 बटा M या M3 बटा RM जो है इस तरह से जो है इसको परिभाषित किया गया है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है इसे हम हॉट मनी कहते हैं। निवेशकों के द्वारा ब्याज दरों में अंतरों और विनिमय दर परिवर्तनों से अल्पकालिक लाभ जो है प्राप्ति के लिए इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। 32 है, भारतीय रिजर्व बैंक को आपको बताना है कि इसमें जो डॉट डॉट दिया गया है, जो रिक्त स्थान दिया गया है, करेंसी नोट छापने का जो अधिकार प्राप्त है कितना तक। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 तक करेंसी नोट छापने का जो है अधिकार प्राप्त है, या 10,000 रुपए तक की करेंसी नोट को छाप सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक 10,000 रुपए तक करेंसी नोट छापने का जो है अधिकार रखता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 500 और 2,000 के करेंसी नोट छापने का जो है कार्य कर रही है। 33 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए।
115 करोड़ रुपए का। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, फिर भी कर लेते हैं। नोट निर्गमन के लिए अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पे 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है अपनाई गई। इसके तहत 515 करोड़ रुपए, जिसमें 115 करोड़ रुपए स्वर्ण और 400 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूति के रूप में जो है तथा छापी जाने वाली पत्र मुद्रा के शेष मूल्यों को रुपए की प्रतिभूति में रखना आवश्यक था। 31 अक्टूबर 1957 के बाद रिजर्व बैंक एक्ट के संशोधन के अनुसार अगर बात करें तो इसे घटाकर केवल 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में रखना अनिवार्य है और शेष जो राशि है 85 करोड़ रुपए इनको विदेशी प्रतिभूति में रखना अनिवार्य है। तो 200 करोड़ रुपया ही जो है इनको रिजर्व रखना है। 34 है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पे। सेम क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। 35 है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन सही जवाब है। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम यानी द क्वाइन एज एक्ट 2011 के तहत भारत सरकार को है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी सरकार का है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। 36 नंबर है, भारतवर्ष में सिक्के की ढलाई होती है, कहां कहां पे होती है? तो मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। डी ऑप्शन में जो दिया गया सही जवाब है। भारत में मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में टकसालें हैं। सिक्का ढलाई केंद्र जो है पूर्व में भी स्थापित की गई थी और इसके अतिरिक्त 1988 में नोएडा में जो है एक और टकसाल स्थापित की गई है। यानी अब जो है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा यानी 4 जगह यहां पे जो है सिक्का ढलाई का जो है कार्य किया जाता है। 1988 में नोएडा में जो है एक और टकसाल की जो है स्थापना की गई। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को जो है सही वर्णित करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? पहला है, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है, क्या यह जो है लीगल टेंडर मनी है? बताइए। नेक्स्ट जो है इसमें दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लीगल टेंडर मनी जो है वह मुद्रा होता है जिसे भुगतान के लिए सरकार की मान्यता प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे स्वीकार करना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। कोई भी ऋणदाता चाहे सरकार हो या निजी व्यक्ति हो, इनको अपने ऋणों का पुनर्भुगतान वैध मुद्रा में अनिवार्यतः स्वीकार करना होता है। किसी देश में चलन में धातु मुद्रा को जो है वैध मुद्रा माना जा सकता है, तथापि यह वैध मुद्रा की पूरी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि वैध मुद्रा के अंतर्गत प्रचलन में धातु और पत्र दोनों मुद्राएं जो है आती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है, सॉरी 38 है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीकों से जो है वर्णित किया जा सकता है। तो इसमें जो सही जवाब है, ऊंची कीमतों के मतलब कि रूप में जो है वर्णित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से है, ठीक है। और मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है, अर्थात मुद्रा की निश्चित मात्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तु और सेवाओं का जो है क्रय किया जा सकता है। इन सब के परिणाम स्वरूप सामान्य कीमत स्तर जो है बढ़ जाता है। 39 है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो मुद्रा प्रसार के बारे में जो सही नहीं है वो आपको बताना है। इसमें डी ऑप्शन को देखिए, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का जो तात्पर्य है कीमतों का घटना नहीं है। तो मुद्रा प्रसार के बारे में यह स्टेटमेंट, डी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल मतलब कि गलत है, यानी डी स्टेटमेंट आपका सही होगा। किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी होती है तो उस समय मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 40 नंबर है, भारत में कागजी मुद्रा जो है प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा जो है प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 ईस्वी में।
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका समय है 1770 से 1832, और जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 से 1775 वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, तथा बंगाल बैंक इसके द्वारा जो है की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का जो है अधिकार ले लिया था। तत्पश्चात भारत सरकार के द्वारा प्रथम कागजी मुद्रा जो है 1862 में जो है जारी की गई। 41 है अंतरराष्ट्रीय नगदी यानी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं यानी हार्ड करेंसी से। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंतरराष्ट्रीय तरलता एक देश के भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए उसके केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है रखे गए अंतरराष्ट्रीय तौर से स्वीकार्य परिसंपत्ति जैसे डॉलर, स्वर्ण, एसडीआर, बास्केट की अन्य जो मुद्राएं हैं इसके समस्त भंडार है। अंतरराष्ट्रीय तरलता में एक देश के अधिकृत स्वर्ण भंडार, विदेशी करेंसी और एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स धारण यानी आईएमएफ में इसकी निवल स्थिति तथा अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों के निजी धारण जो है सम्मिलित होते हैं। एक ऐसी मुद्रा जो अन्य करेंसियों में परिवर्तनीय हो तथा जिनकी दूसरी मुद्राओं के रूप में मूल्य में बढ़ने या स्थिर रहने की जो है प्रत्याशा हो, हार्ड करेंसी कहलाती है। तो ऐसी मुद्रा, ऐसी करेंसीज क्या होते हैं? एक ऐसी मुद्रा जो अन्य करेंसी में परिवर्तनीय हो, जिनकी दूसरी मुद्राओं के रूप में मूल्य में बढ़ने या स्थिर रहने की प्रत्याशा हो, हार्ड करेंसी कहलाता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मांगी जाने वाली, अधिक स्वीकार और अधिक स्थिर मूल्य वाली मुद्रा होगी, जैसे डॉलर होता है, यूरो, पाउंड आदि। 42 से काली मुद्रा क्या है? तो देखिए काली मुद्रा यानी जो ब्लैक मनी है वह है अवैध मुद्रा है, सॉरी अवैध मुद्रा कह रहा हूं, यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया है। तो जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है, बाय मिस्टेक ए बोला गया था, तो डी आपका सही जवाब होगा। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से जिस आय पर जो है कर नहीं दिया गया होता है, यानी जो इनकम होता है, जो आय होता है उस पर टैक्स नहीं चुकाया गया होता, वो होता है ब्लैक मनी। यह अवैध रूप से उपार्जित एक ऐसी आय होती है जिसे प्राय उत्पादन जो क्षेत्र होते हैं इनमें न लगाकर उच्च उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है। काली मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक समस्या है। सरकार काली मुद्रा को बाहर करने के लिए समय समय पर जो है कदम उठाती रही है, जैसे स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, यानी इसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट जो है 43 है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम जो है समझी जाती है? वह है एसडीआर, सी ऑप्शन। ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है, केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है, कृत्रिम मुद्रा कहलाती है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऐसी मुद्रा है जो आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेन देन के लेखांकन के लिए जो है इस्तेमाल होती है। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और जीडीआर जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के को जो है यह व्यक्त करता है। तो जो मतलब कि एसडीआर जो है आपको ध्यान में रखना है, यह जो है एक मतलब कृत्रिम जो है मुद्राएं हैं, इनको कृत्रिम मुद्रा समझा जाता है। 44 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य। इसमें देखकर बताइए कि जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जो मूल्य है किसी मुद्रा का, उसके अंतर्गत अगर बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है कि विश्व बैंक निर्धारित करता है। किसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य जो है क्या विश्व बैंक निर्धारित करता है? तो यह बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा इसमें दिया गया है कि सर्वाधिक देश के द्वारा जो है प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की कीमती जो कितनी मतलब कि सॉरी सर्वाधिक देश के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है, इसको जो है निर्धारित किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि
किसी मुद्रा का जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य है संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। तो 4 जो स्टेटमेंट है गलत, बिल्कुल गलत। तो आपका सही क्या है? बी ऑप्शन 2 एंड 3। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी देश की मुद्रा मूल्य का जो निर्धारण करने में जो है विश्व बैंक है कोई भूमिका नहीं निभाती है, इसका कोई भूमिका नहीं होता विश्व बैंक का। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी देश की मुद्रा का मूल्य उस देश के सरकार की स्थिरता से जो है निर्धारित होता है और मूल्य तय करने में उस देश के द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की मांग का भी प्रमुख योगदान होता है। 45 है, निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा जो है रुपया है? वो है आपका सेशल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बांग्लादेशी जो मुद्रा है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा जो है वह टका है, और जो नेपाल की मुद्रा है वह है रुपया, दिनार जो है इराक की मुद्रा है, और लीरा वर्तमान में जो यूरो है इटली की मुद्रा है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बहुत कहां की मुद्रा है? तो बहुत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। बहुत थाईलैंड की विधिक मुद्रा है, और टर्की लिरा तुर्की की, डोंग वियतनाम की, तथा रियाल ईरान की मुद्रा है। ध्यान में रखिएगा। टर्की लिरा, तुर्की की, डोंग वियतनाम की, और तथा रियाल जो है ईरान की। नेक्स्ट है चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की जो मुद्रा है वो है युआन, ए ऑप्शन। चीन की मुद्रा युआन, जो आधिकारिक मुद्रा है रेनमिनबी। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बहुत बार पूछा भी गया है, तो पीसीएस में एक बार, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो चीन की मुद्रा युआन है, जबकि लीरा जो है वर्तमान में यूरो जिसे कहते हैं इटली की है, येन जो है जापान की है, और भारत की मुद्रा रुपया है। युआन किस देश की मुद्रा है? तो आपको मालूम है चीन की है। 50 है, दिनार या न्यू दिनार मुद्रा नहीं है, कहां की? तो यूएसए की। संयुक्त सूडान की मुद्रा जो है दिनार एवं जो सूडानी पौंड है। यहाँ की जो सूडान की जो मुद्रा है दिनार है, एवं सूडानी पौंड भी है। पूर्व यूगोस्लाविया की मुद्रा न्यू यूगोस्लाव दिनार, और ट्यूनिसिया का भी दिनार जो है मतलब मुद्रा है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मुद्रा जो है दिरहम है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, ठीक है। और इसमें जो सूची 1 में जो दिया गया है कि जो रुपया है, ठीक है, वो किस देश की कौन सा रुपया है? तो 51 को देखिए, और इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। देखिए इसमें जो सही है, आप यहां पर ऑप्शन भी देख लीजिए। रिंगिट जो है मलेशिया से संबंध रखता है, ठीक है, और जो बाहत है वह थाईलैंड से। इसके बाद रुपया जो है इंडोनेशिया से, और वान जो है दक्षिण कोरिया का रुपया है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। रिंगिट जो है मलेशिया की है, बाहत जो है थाईलैंड की है, रुपया इंडोनेशिया की है, और वान दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय मुद्रा है। और 52 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सेम क्वेश्चन है, एक तरफ देश और उसके मतलब मुद्रा। तो देश और मुद्रा के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप देख लीजिए। देखिए इसमें जो दिया गया है, जो मैक्सिको है इसका रुपया क्या है? तो पेसो। ऑस्ट्रिया का है सिलिंग, और जापान का एन। सऊदी अरब का क्या है? सऊदी अरब का आपका जो है रियाल है। तो 4 का 100 हो जाएगा। इस तरह से देखिए बी ऑप्शन जो है इस तरह से फुलफिल करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैक्सिको का पेसो है, ऑस्ट्रिया का सिलिंग है, वर्तमान में यूरो है, जापान का येन, और सऊदी अरब का रियाल। 53 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना जो है औपचारिक उद्देश्य विमुद्रीकरण का जो है नहीं था। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को ऐतिहासिक घोषणा के तहत 2 उच्चतम मूल्य 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। एक झटके में ही अर्थव्यवस्था के परिचालन की 86% मुद्रा जो है अवैध हो गया। 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों में जमा कराए गए मतलब कि
कराए जाने थे। और इस कदम के जो है इस कदम के चार मुख्य उद्देश्य थे। पहला था मतलब कि क्या उद्देश्य था? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, नकली नोटों की छपाई पर लगाम कसना, और जो नेक्स्ट इसमें लगाम था यानी कि जो उपाय था, आतंकवादियों के द्वारा इन उच्च मूल्य नोटों के प्रयोग पर लगाम लगाना, और विशेषकर काला धन संचित करने पे रोक लगाना। इसका अतिरिक्त कर उधार को बढ़ावा देने, सन व्यवहार के अंकीय यानी डिजिटल तरीकों का अधिकृत उपयोग और अर्थव्यवस्था में नगदी की मात्रा को कम करना इसके उद्देश्य में शामिल थे। 54 है मुद्रास्फीति के कारण आपको बताने हैं। इसका क्या कारण था? तो मुद्रास्फीति के जो कारण है, पहला है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा जो इसमें ऑप्शन दिया गया मतलब कि बी में दिया गया है, मुद्रा का मूल्य गिरता है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति के कारण। तो डी ऑप्शन ए और बी आपका सही जवाब होगा। और मुद्रास्फीति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मूल स्तर में लगातार तेज संचयी और अस्थायी वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। इस अवस्था में वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ता है यानी मांग आधिक्य के कारण होता है, और मुद्रा का मूल्य गिरता है क्रय शक्ति में कमी के कारण। अन्य देशों के तुलना में स्वदेशों में जो कीमत होते हैं अधिक तेजी से बढ़ने के कारण यह विदेशी करेंसियों की अपेक्षा रुपयों को कमजोर कर देती है, अतः विनिमय दर में सुधार नहीं होता है। 55 है निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए जो है आपका मतलब निगेटिव और पॉजिटिव प्लस माइनस 2% के सहनीय स्तर के आधार पे जो है 4% का मुद्रास्फीति का जो है लक्ष्य निश्चित किया है। तो किसने जो है भारत में 2016 से 2021 के लिए -2 या +2% के सहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है? वह है आपका भारत सरकार, बी ऑप्शन। 2016 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 2016 से 2021 के लिए उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्य CIT को जो है अधिसूचित किया, जिसके अनुसार 2016 से 2021 के लिए +2 या -2% के वहनीय स्तर के साथ 4% का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया गया। यह लक्ष्य मौद्रिक नीति ढांचे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत जो है निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का जो है निहितार्थ है? तो मुद्रास्फीति के दर गिरने का जो निहितार्थ है वो क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उसमें अगर बात करें तो इसमें सिर्फ जो सेकंड है, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से जो है बढ़ रही है। तो 56 का जो मुद्रास्फीति के दर गिरने का जो निहितार्थ है वो सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो केवल सेकंड सी ऑप्शन में दिया गया है। मुद्रास्फीति की दर गिरने का जो अर्थ है पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतों के बढ़ने की दर में कमी आ गई है, जबकि मुद्रास्फीति ऋणात्मक होने का जो अर्थ है पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में कीमतें में जो है क्या है, कमी हो गई है, कीमत कम हो गया है। दिए गए प्रश्न के विकल्प सी जो है सही माना जा सकता है। खाद्य आपूर्ति बढ़ने का प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इससे मुद्रास्फीति कम होगी, क्योंकि खाद्य के अतिरिक्त अन्य कारक भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। तो खाद्य आपूर्ति बढ़ने का प्रभाव मूल्यों पर मतलब कि मूल्यों पर पड़ता है ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति कम होगी ही ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खाद्य के अतिरिक्त अन्य कारक भी मुद्रास्फीति को जो है प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ मतलब कि पाता है? वह है ऋणी। मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा लाभ ऋणी को मिलता है। कैसे? मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के जो मूल्य हैं या मुद्रा की जो क्रय शक्ति है पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है, और ऐसी अवस्था में ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक तथा ऋणदाता वर्ग के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मुद्रास्फीति के जो प्रभाव है किस वर्ग पे जो है किस वर्ग को क्या लाभ होता है क्या हानि होता है। तो ऋणी वर्ग है या जो उत्पादक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, कृषक है, विनियोजक है, परिवर्तनशील आय समूह के जो लोग हैं, इनको जो है मुद्रास्फीति से लाभ प्राप्त होता है।
उपभोक्ता, ऋणदाता, साहूकार, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग, डिवेंचर के रूप में संपत्ति धारक, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, ये लोग जो है हानि का शिकार हो जाते हैं, इनको हानि उठाना पड़ता है। सार्वजनिक व्यय, आयात और रोजगार, करारोपण वाले जो समूह हैं इनको वृद्धि होता है। और सार्वजनिक बचत, जो सार्वजनिक बचत करते हैं या निर्यात जो करते हैं, इनको जो है हानि का सामना करना पड़ता है। 58 है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। वह है किनको? लेनदार को। मुद्रास्फीति का अर्थ बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि से होता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की शक्ति कमजोर हो जाती है। उपभोक्ता, देनदार व बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक वर्ग को जो है नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि लेनदार के लिए मुद्रास्फीति लाभकारी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला है कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, तो यह बिल्कुल सही है। और मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा। मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ तथा बॉन्ड धारकों को जो है हानि पहुंचाती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है, जिसके कारण ऋणी वर्ग को लाभ पहुंचता है, क्योंकि उन्हें कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा ऋण अदायगी के रूप में देनी पड़ती है। और इसके विपरीत बॉन्ड धारकों के लिए मुद्रास्फीति जो है नुकसानदेह होता है। 60 है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। तो ए ऑप्शन इसके अनुसार सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। किसी वर्ष के किसी माह के किसी विशेष सप्ताह में यदि 5% मुद्रास्फीति है, तो इसका तात्पर्य है कि उस वर्ष के ठीक पहले वर्ष के उसी माह के उसी सप्ताह विशेष की अपेक्षा वस्तु समूह की जो भारित कीमत है 5% की वृद्धि हुई है। अर्थात मुद्रास्फीति का मापन सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर जो है किया जाता है। स्पष्ट है कि किसी वर्ष में मुद्रास्फीति की दर शून्य होने के लिए आवश्यक है कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर जो है शून्य हो। 61 है, भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 62 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।